Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Tech English. Today I will discuss the third chapter from your book Movements, that is Ishwaran the Storyteller. As you can see the title, it tells us that we will discuss a story about the person naming Ishwaran and he has the great talent of storytelling. So in this chapter, we will discuss about author, about title, about characters, theme and story. Student, I want to tell you one more thing कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं दिस टाइम आई हैव अंडरलाइन द मेन पॉइंट. जो भी मेन पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थीम राइटर का जो मैसेज है, ऑथर के बारे में जो डिटेल्स हैं उसको मैंने अंडरलाइन किया है ताकि आप जब भी नोट्स बनाएं तो आपको हेल्प मिल जाए. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट ऑथर. सो दिस चैप्टर, दिस स्टोरी इज रिटन बाय R.K. Lakshman, whose full name is Rashipuram Krishnaswamy Iyer Lakshman. He is born on 1921 and he is died on 2015. He was an Indian cartoonist, illustrator and humorist. कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाते हैं, इलस्ट्रेटर मतलब कहानियों को वो पिक्चर्स के माध्यम के से दिखाते थे. He is best known for his creation The Common Man. उनकी एक क्रिएशन थी, उन्होंने एक कार्टून फ्रेम किया था जो जिसका नाम है कॉमन मैन. इस पिक्चर में ये कॉमन मैन का बना हुआ है फिर इमेज. तो इस कार्टून के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. एंड फॉर हिज डेली रूटीन स्ट्रिप यू सेड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका एक डेली कार्टून आता था जिसे 1951 में स्टार्ट किया गया था. जैसे कि आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर में छोटा सा कार्टून बना रहता है और उसमें एक मैसेज लिखा रहता है. R.K. लक्ष्मण स्टार्टेड हिज करियर एज अ पार्ट टाइम कार्टूनिस्ट. तो उन्होंने अपना करियर पार्ट टाइम कार्टूनिस्ट के रूप में स्टार्ट किया था. वर्किंग मोस्टली फॉर लोकल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. तो वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन के लिए काम करते थे. वाइल एज अ कॉलेज स्टूडेंट ही इलस्ट्रेटेड हिज ओल्डर ब्रदर R.K. नारायण स्टोरी इन द हिंदू. तो आप R.K. लक्ष्मण और R.K. नारायण में कंफ्यूज मत होइएगा. R.K. नारायण के बड़े भाई थे और इन्होंने अपने बड़े भाई R.K. नारायण की स्टोरी को द हिंदू में इलस्ट्रेट किया था. इलस्ट्रेट मतलब कार्टून के माध्यम से उसको दिखाया था. हिज फर्स्ट फुल टाइम जॉब वॉज एज ए पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट फॉर द फ्री प्रेस जर्नल इन मुंबई. लेटर ही ज्वाइन द टाइम्स ऑफ इंडिया. और बाद में इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया एंड बिकेम फेमस फॉर द कार्टून मैन कैरेक्टर. तो इसी कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. ये इनका सबसे फेमस कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के थ्रू जो इंडियन लोग हैं उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको दिखाने की कोशिश करते थे. विच टर्न्ड आउट टू बी द टर्निंग पॉइंट इन लक्ष्मण लाइफ. और इस कार्टून कैरेक्टर की वजह से इतने फेमस हो गए कि ये इनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द थीम एज वेल एज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द थीम. इन दिस स्टोरी Ishwaran the storyteller, we will know about a person, about a character whose name is Ishwaran and he is a very fascinating and drama storyteller. ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही अच्छी स्टोरी को नरेट करता है. उसका स्टोरी नरेशन का जो तरीका है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, किसी को भी वो इम्प्रेस कर सकता है. ही गेव इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस इवेंट्स. और वो बहुत सारी इवेंट्स को, बहुत सारी इंसिडेंट्स को इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन के साथ बताता था. मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसिडेंट को बताए तो वो रियलिस्टिक वे में बताए, वो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन के साथ उसे बताता था. ही यूज ड्रामेटिक लैंग्वेज एंड गेस्चर्स टू डिस्क्राइब इवेंट्स. और वो जब भी किसी इवेंट्स के बारे में बताता था तो वो फुल बॉडी गेस्चर्स के साथ बताता था, एक्सप्रेशन के साथ. एंड चेंज अ सिंपल इवेंट इन सस्पेंस. और इसके कारण उसका जो नरेशन का तरीका था उसके कारण वो एक सिंपल सी इवेंट को, सिंपल सी इंसिडेंट को भी सस्पेंस से फुल बना देता था.
ऑल दीज एलिमेंट्स मेड हिम अ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर। और ये सब एलिमेंट्स के कारण वो एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर बन गया था। ही कुड कैप्टिवेट एनी ऑडियंस विद हिज स्टोरीज। और उसकी स्टोरी नरेशन इतना यूनिक था कि किसी भी ऑडियंस को वो इम्प्रेस कर सकता है। सो नाउ वी विल नो अबाउट द character. So first and the most important character is Ishwaran, who is the central character. Second character is महेंद्र। महेंद्र जो कि ईश्वरन के बारे में ये कहानी बता रहा है, और किसे बता रहा है? गणेश। तो इस स्टोरी में ईश्वरन के बारे में कहानी बताई गई है, और कौन बता रहा है? महेंद्र गणेश को ईश्वरन के बारे में बताता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है महेंद्र से। महेंद्र एक पर्सन जिसका नाम है ईश्वरन, उसके बारे में गणेश से डिस्कस कर रहा है, गणेश को बता रहा है। महेंद्र बाय वर्क बाय प्रोफेशन वो एक सुपरवाइज़र है, और वो कई साइट्स पे विज़िट करता है, कंस्ट्रक्शन वर्क को सुपरवाइज़ करता है। वो एक फर्म में जूनियर सुपरवाइज़र है। अब कई जगह जाता है, जैसे कि फैक्ट्री, उसके अलावा वो ब्रिज भी सुपरवाइज़ करता है, और वो डैम भी सुपरवाइज़ करता है। सुपरवाइज़ करने का मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी देख रेख करना, उसका काम कैसे चल रहा है इसको देखना। उसको अक्सर जगह जगह अपनी प्लेस चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि कोल माइनिंग एरिया। उसके अलावा उसे रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट में भी जाना पड़ता है, और केमिकल प्लांट में भी जाना पड़ता है। जहाँ भी उसका हेड ऑफिस उसे ऑर्डर करता है वहाँ वो जगह चेंज कर लेता है। महेंद्र को कभी इल इक्विप्ड सर्किट हाउस में भेज दिया जाता, कभी कभी उसे स्टोन क्वेरी कहता है, जो स्टोन की खदानें होती हैं उसके बीच में भी उसे टेंट बना के रहना पड़ता था। अब क्योंकि वो अनमैरिड था, बैचलर था, तो वो कहीं भी एडजस्ट कर लेता था बिना किसी प्रॉब्लम के। उसे फैसिलिटी उतनी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी वो बिना किसी कंप्लेंट के एडजस्ट कर लेता था। महेंद्र को एक पर्सन जिसका नाम है ईश्वरन, वो हमेशा एकम्पनी करता था। वो एक केयर टेकर था जो कि महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धुलता था, और रात को कहानियाँ भी सुनाया करता था, उससे बात करता था। ईश्वरन एक ऐसा पर्सन है जिसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी है, और महेंद्र को अपनी स्टोरी से वो एंटरटेन करता है। कई टॉपिक्स में वो महेंद्र को स्टोरी बताता है। अब महेंद्र गणेश से ये बताता है कि वो जब भी किसी नई जगह शिफ्ट होता था, कोई भी ऐसी नई जगह, और अक्सर उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती थी जहाँ दूर दूर तक कोई भी सामान नहीं मिलता था, कोई भी शॉप्स नहीं होती थी। लेकिन पता नहीं ईश्वरन कैसे सारी वेजिटेबल्स और जो भी मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पता नहीं उसको कैसे वो इकट्ठा कर लेता था, और ऐसा लगता था जैसे कि वो खाना बनाते वक्त, कुकिंग करते वक्त जादू करता है, और उसका खाना बहुत ही टेस्टी बनता था। तो महेंद्र सुबह जल्दी उठता, नाश्ता करता, और उसके बाद वो वर्क पे चला जाता था, अपना ब्रेकफास्ट लेता था, उसके बाद लंच का पैक लेके वो चला जाता था काम करने। जैसे ही महेंद्र जाता था, उसके जाने के बाद ईश्वरन पूरे शेड की क्लीनिंग करता था, उसके बाद वो क्लोथ्स वॉश करता था, और उसके बाद वो बात लेता था। जब वो बात लेता था तो वो कुछ ना कुछ चैंटिंग करता था। जैसे कई बार हम लोग ने अपने घर में भी देखा है कि हमारे जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो जब बात करते हैं तो उस टाइम वो कोई मंत्र पढ़ते हैं या कोई चालीसा पढ़ते हैं, तो वैसे ही ईश्वरन भी करता था। और उसके बाद वो लंच करता था, खाना खाता था। खाना खाने के बाद वो कोई एक बुक पढ़ता था। उसको बहुत ही ज़्यादा तमिल थ्रिलर्स पढ़ने का शौक़ था, तो उसे पढ़ता था, और पढ़ते पढ़ते वो इतना ज़्यादा उसकी इमेजिनेटिव नरेशन में खो जाता था कि वो पढ़ते पढ़ते बुक को सो जाता था। ईश्वरन की एक और क्वालिटी थी कि वो तमिल अथर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो उसका जो नरेशन होता था, चाहे वो छोटा सा स्मॉल इंसिडेंट क्यों ना हो, उसको बहुत सस्पेंस में वो भर देता था। बहुत ही थ्रिल के साथ, सस्पेंस के साथ वो नरेट करता था, एक बहुत ही इम्प्रेसिव वे में। अगर एग्जाम्पल दूँ तो अगर वो रास्ते में किसी गिरे हुए पेड़ को देखता था,
तो वो उसे नॉर्मल तरीके से नहीं बताता था कि मैं आज आ रहा था और रास्ते में मैंने एक पेड़ देखा। वो पूरे गेस्चर्स के साथ फेशियल गेस्चर्स बनाता था, बॉडली गेस्चर्स बनाता था और एक्सप्रेशन के साथ बोलता था कि मैं रास्ते से आ रहा था और मैंने एक बहुत बड़ा बीस्ट देखा और अचानक से मुझे इंट्यूशन हुआ कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैंने अपने मन की नहीं मानी। मैंने बहुत ज़्यादा साहस करके उसको देखने की कोशिश करी, उस बीस्ट को देखने की कोशिश करी। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि ये तो एक बहुत बड़ा पेड़ है जो गिर के यहाँ पे पड़ा हुआ है, टूट गया है और पड़ा हुआ है, और पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं और इसी कारण ऐसा लग रहा है दूर से कि ये बहुत बड़ा कोई राक्षस हो, बहुत बड़ा कोई जानवर हो। इसी तरह वो कहानी सुनाता था। एक बार ऐसे ही ईश्वरन ने एक कहानी सुनाई एलिफेंट्स के बारे में। वो बताता है कि वो जहाँ उसका नेटिव विलेज है, उसका नेटिव विलेज चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और उस जंगल में जो लॉग्स हैं, लॉग्स मतलब बड़े बड़े जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिन्हें कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो टिम्बर के लॉग्स थे उन्हें एलिफेंट्स ट्रक में लोड कर रहे थे। फिर वो ये कहता है कि अगर ये बड़े बड़े जानवर जो एलिफेंट्स हैं ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो कोई भी एक्सपीरियंस महावत भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, इन्हें शांत नहीं कर पाता है। ये इंट्रोडक्शन देते हुए, एलिफेंट्स की ये इंट्रोडक्शन देते हुए वो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है जो कि एक मैड एलिफेंट के बारे में है। एक मैड एलिफेंट जो कि जंगल से भाग जाता है और उसके बाद वो पूरी जगह डिस्ट्रक्शन मचा के रख देता है और फाइनली उसे ईश्वरन अपने चाइल्डहुड डेज में कंट्रोल करता है। तो कहानी की शुरुआत करते हुए बताता है कि एक एलिफेंट था, वो जंगल से भाग गया था और एलिफेंट के रास्ते में जो भी चीज़ आ रही थी, चाहे वो बुशेस हों, चाहे वो ट्रीज़ हों, उस सब को वो तहस नहस करता हुआ चला जा रहा था। अब ईश्वरन इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो खुद भी ज़मीन से ऊपर कूदता था, एलिफेंट्स की कॉपी करने की, इमिटेशन करने की कोशिश करता था कि एलिफेंट्स को जब गुस्सा आ रहा था तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा था। एलिफेंट टाउन के जो बाउंड्री है उसे तोड़ देता है, जैसे कि कोई मैचस्टिक हो, माचिस की तीलियों की तरह वो टाउन की बाउंड्री को तोड़ देता है और मेन रोड पे पहुंचने के बाद वो सारे स्टॉल्स को, जो भी स्टॉल्स फल, मड पॉट्स बेच रहे थे, क्लोथ्स बेच रहे थे, उस सबको तोड़ देता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। तभी वो एलिफेंट एक स्कूल में एंटर कर जाता है, स्कूल की बाउंड्री को, वॉल को तोड़ के एंटर कर जाता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही बच्चे देखते हैं एलिफेंट को, वो सब अपनी जान बचाने के लिए क्लास के अंदर भाग जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। एलिफेंट बहुत गुस्से में था और वो खूब ज़ोर से चिल्लाते हुए पूरे स्कूल ग्राउंड में घूम रहा था और घूमते घूमते उसे फुटबॉल का गोल पोस्ट दिखा, उसे उसने बाहर निकाल दिया। उसने वॉलीबॉल का जो नेट था उसे भी टोर डाउन कर दिया। उसे पानी का ड्रम दिखा, उससे भी उसने गिरा दिया, तोड़ दिया और जितने भी उसे श्रब्स, प्लांट्स दिख रहे थे उस सब को उसने निकाल के फेंक दिया। डर के कारण सारे टीचर्स, सारे बच्चे स्कूल के सबसे टॉप फ्लोर में चले गए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वहाँ बैठ के वो केवल स्कूल का डिस्ट्रक्शन देख रहे थे जो कि एलिफेंट कर रहा था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। इतना ज़्यादा एलिफेंट का डर फैल गया था कि रोड पे भी कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब लोग अचानक से गायब हो गए हैं। इसी वक्त एक लड़का जो कि खुद ईश्वरन था, इस समय जूनियर क्लास में वो पढ़ रहा था, वो देखता है एलिफेंट को एक छत से, स्कूल की छत से वो देख रहा था और पता नहीं उसे क्या हो जाता है, अपने टीचर से एक स्टिक लेता है और नीचे की तरफ भागता है, स्कूल ग्राउंड की तरफ वो भागता है।
जैसे ही एलिफेंट ने एक बच्चे को देखा, उसने उस बच्चे को डराने की कोशिश करी। वो ज़मीन में पैर पटकने लगा, अपने सूंड को ऊपर उठा रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो बच्चा बिना डरे धीरे धीरे एलिफेंट की तरफ बढ़ रहा था। सभी लोग आश्चर्यचकित होके देख रहे थे कि क्या होगा अब, लेकिन ईश्वरन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि एलिफेंट की आइज़ गुस्से से लाल हो गई हैं और एलिफेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो चिल्ला रहा है, चिंघाड़ रहा है। लेकिन ईश्वरन ने बहुत साहस जुटा के एलिफेंट की लेग के थर्ड टो पे, जो एलिफेंट का थर्ड टो होता है, टो नेल होता है, उस पे उसने स्ट्राइक कर दिया। एलिफेंट एकदम शॉक्ड हो गया और अचानक से वो गिर गया। उसने क्या किया था ईश्वरन ने? एक्चुअली ईश्वरन ने उसके नेल पे स्ट्राइक किया था ताकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाए। अब ये बताते हुए ईश्वरन स्टोरी को आधा ही छोड़ देता और कहता कि अब मैं खाना गर्म करने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब मैं खाना गर्म करने जा रहा हूँ। और महेंद्र, जो कि कहानी को इतने इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था, वो सस्पेंस में रह जाता है कि अब आगे क्या हुआ होगा। खाना गर्म करके लौटने के बाद ईश्वरन कहानी को स्टार्ट नहीं करता जहाँ उसने छोड़ा था, क्योंकि वो चाहता था कि महेंद्र के अंदर क्यूरोसिटी बढ़ी रहे। जब महेंद्र उसे याद दिलाता कि अभी तो कहानी का एंड बाकी है, तब ईश्वरन कहानी फिर से बताता। क्या बताया उसने? कि उसके बाद एक वेटनरी डॉक्टर को, वेटनरी डॉक्टर क्या होता है? एनिमल्स के डॉक्टर जो हैं, उनको बुलाया गया ताकि वो एलिफेंट को होश में ले आए। और 2 दिन बाद एक महावत आया जो कि एलिफेंट को जंगल में ले गया। अब ये कहानी सुनने में बहुत इनक्रेडिबल लग रही है, अनबिलीवेबल लग रही है कि एक छोटा सा बच्चा कैसे इतने बड़े एलिफेंट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो महेंद्र उससे पूछता है कि तुम इतने छोटे थे और तुमने ये सब कैसे किया? तो महेंद्र को ईश्वरन बताता है कि एक्चुअली उसने एक जापानीज़ मार्शल आर्ट परफॉर्म की थी, जैसे कि कराटे या जी जित्सु नाम की एक मार्शल आर्ट होती है, जिससे कि नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसने ऐसा किया था और इसी वजह से जो एलिफेंट है वो ढेर हो गया था। अब ईश्वरन का ये डेली रूटीन था कि वो महेंद्र को कहानियाँ सुनाता था और उसकी कहानी एडवेंचर से, हॉरर से, थ्रिल से भरी हुई होती थी। और उसकी जो कहानी सुनाने का तरीका था, ऐसा लगता था जैसे कि महेंद्र एक टीवी देख रहा है। कभी उसे टीवी की कमी नहीं महसूस होती थी। बहुत बार उसकी कहानी ऐसी होती थी जो बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं होती थी, लेकिन महेंद्र बिना कुछ इंटरप्ट किए, बिना कोई डिस्टर्बेंस किए उस कहानी को सुनता था, क्योंकि ईश्वरन का कहानी बताने का जो तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। एक सुबह महेंद्र जब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उसे परमिशन मांगी कि आज कुछ अच्छा बनाते हैं, आज कुछ स्पेशल डिनर बनाते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत स्पेशल है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और हमारे पूर्वजों की जो स्पिरिट्स है उनके लिए हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और जैसे ही ईश्वरन को महेंद्र की परमिशन मिल गई, ईश्वरन ने बहुत ही डिलीशियस फूड बनाया, जिसको कि महेंद्र ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। महेंद्र उसकी कुकिंग टैलेंट की, कुलिनरी स्किल्स मतलब क्या होता है? कुकिंग स्किल्स की उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था, क्योंकि आज महेंद्र बहुत टेस्टी खाना खाया था। वैसे तो ईश्वरन हमेशा ही अच्छा खाना बनाता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। लेकिन ईश्वरन इतना ज़्यादा अपनी तारीफ़ से खुश था कि अचानक उसने एक कहानी नरेट करनी शुरू कर दी। लेकिन ये कहानी नॉर्मल नहीं थी, ये कहानी घोस्ट के बारे में थी, सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में थी, जिसको महेंद्र बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ईश्वरन ने बताया महेंद्र को कि जो साइट है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, फैक्ट्री साइट जो है, एक्चुअली पहले एक ये बरियल ग्राउंड था। बरियल ग्राउंड मतलब शमशान घाट, जहाँ पे पहले लोगों को दफनाया जाता था, जलाया जाता था।
ये सुन के महेंद्र, जो कि अभी तक इतना ज़्यादा खुश था खाने के बाद, वो एकदम डर जाता है। लेकिन ईश्वरन रुकता नहीं है। वो बताता है कि पहले ही दिन जब वो रेलिंग यहाँ पे आए थे तभी वो समझ गया था, क्योंकि जब वो सब्जियां खरीदने के बाद वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने ह्यूमन स्कल देखा था। मतलब ह्यूमन स्कल मतलब खोपड़ी उसने पड़ी देखी थी। और इवन एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है जब उसने उस जगह पे बहुत सारे स्कल्स, बहुत सारे कंकाल, बहुत सारी बोन्स पड़ी देखी, लेकिन वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ब्रेव है। उसके बाद वो बताने लगा एक बहुत ही हॉरिबल गोस्ट के बारे में, जो कि फुल मून नाइट में, फुल मून नाइट मतलब पूर्णमासी की रात को वो आती है। कब? मिडनाइट को, रात को 12 बजे वो अक्सर आती है। और ये जो गोस्ट है, जो फीमेल गोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अगली है। इसके हेयर बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं, इसका फेस श्रंकन है, श्रंकन मतलब सिकुड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है जैसे कि किसी स्कल्टन ने एक अनबॉर्न बेबी, फोटस एक वर्ड आया है आपकी बुक में, अनबॉर्न बेबी को पकड़ा हुआ है। ऐसा लगता था जैसे किसने किसी अनबॉर्न बेबी को पकड़ा हुआ है। जैसे ही महेंद्र ने इस बात को सुना, महेंद्र एकदम कांप गया। डर के कारण उसकी हालत ख़राब हो गई। लेकिन उसने ईश्वरन को ये बात नहीं जताया। वो गुस्सा हो गया और उसने ईश्वरन को बीच में ही रोक दिया कि तुम तो पागल हो गए हो, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते, ये तो तुम्हारी इमेजिनेशन है। उसने ईश्वरन को ऑर्डर किया कि जाके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक कराओ, क्योंकि ऐसी फालतू की नॉनसेंस बात कर रहे हो, बेहतर है कि अपने दिमाग का तुम इलाज कराओ। और ऐसा कहते हुए वो सोने चला गया। महेंद्र को लग रहा था कि उसने ईश्वरन को डांटा है काफ़ी ज़्यादा, तो अब कुछ दिन तक तो ईश्वरन उससे नहीं बोलेगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया जब उसने देखा कि ईश्वरन पहले ही जैसे हमेशा की तरह टॉकेटिव और चेयरफुल है, हमेशा की तरह अपना काम खुश होकर वो कर रहा है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद, इस बात के बाद महेंद्र को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। वो ईश्वरन को तो ये जता रहा था कि वो बहुत ब्रेव है, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था जब से उसने ये फीमेल घोस्ट वाली कहानी सुनी थी। जब भी वो सोने जाता तो हर रात वो खिड़की से बाहर झांकता था, ये चेक करने के लिए कि कहीं बाहर कोई घोस्ट तो नहीं है। जब भी वो बाहर देखता तो उसे कोई घोस्ट नहीं नज़र आता, उसे केवल फैक्ट्री की कुछ लाइट्स नज़र आती और चारों तरफ उसे डार्कनेस नज़र आती। ये बात सुनने के पहले महेंद्र को हमेशा फुल मून नाइट में लैंडस्केप देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब उसने बाहर की तरफ देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था कि उसे लग रहा था कि अगर वो बाहर देखेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई एक अगली घोस्ट दिख जाए। एक रात की बात है कि महेंद्र की अचानक नींद खुल गई। उसने अपनी विंडो के बाहर रोने की आवाज़ सुनी किसी के। उसे लगा कि हो सकता है कि कोई कैट हो जो एक माइस को, चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो गया। वो ऐसा साउंड था कि लग नहीं रहा था कि वो किसी कैट का है, बल्कि लग रहा था कि कोई ह्यूमन साउंड है। अब महेंद्र अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो उसने खिड़की के नीचे थोड़ा सा सर करके, इतना कि सिर्फ वो बाहर देख पाए, इतना ही उसने सर बाहर निकाला और उसने बाहर देखने की कोशिश करी। लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा वो बहुत ज़्यादा डर गया। क्यों? उसने देखा कि कुछ ही दूरी पे एक घोस्ट है और उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईश्वरन ने उसे बताया था। अब महेंद्र बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो हाँफने लगता है, उसको पसीने छूट जाते हैं
और वो अपनी पिलो में कूदता है और हाँफने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल होता है तो अपने आप को वो रेशनली समझाता है, अपने आप को लॉजिक देता है कि एक्चुअली बाहर कोई घोस्ट नहीं था और ये उसका सबकॉन्शियस माइंड है जो उसके साथ ट्रिक कर रहा है। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता। एक्चुअली उसके माइंड में ये बात बैठ गई है, इसलिए उसे दिख रहा है। और ये समझाते समझाते वो सो गया। अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ तब तक वो पिछली रात की घोस्ट वाली बात पूरी तरह से भूल चुका था। दूसरी तरफ से ईश्वरन आता है और उसको बैग देता है, लंच बॉक्स देता है, उसे ग्रीट करता है। जैसे ही महेंद्र जाने वाला होता है अचानक से ईश्वरन उसे याद दिलाता है कि उसने पहले डिस्कशन किया था उससे फीमेल घोस्ट के बारे में, लेकिन महेंद्र ने तो उसे डांट दिया था। उसने और भी कहा कि कल मैंने आपके रूम से किसी के रोने की आवाज़ सुनी थी और जैसे ही मैंने सुनी आवाज़ मैं भागता हुआ आया। ईश्वरन की ये बात सुन के महेंद्र एकदम डर गया और उसने ईश्वरन की पूरी बात सुने बिना ही वो वहाँ से अपने ऑफिस की तरफ भागा। क्यों भागा? क्योंकि अब वो पूरी तरह से डर गया था। अब उसे यकीन हो गया था कि यहाँ पे वाकई में कोई घोस्ट है, फीमेल घोस्ट है, और अब वो ऐसी जगह में बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। तो अपने ऑफिस गया और वहाँ पे उसने रिज़ाइन दे दिया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो ये हॉन्टेड प्लेस हमेशा के लिए छोड़ देगा। तो इसी इंसिडेंट के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब देखते हैं हम राइटर का क्या मैसेज है। इस स्टोरी में राइटर हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करता है। इस स्टोरी का ये मैसेज है, द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल पावर इज़ जस्ट अ फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन, कि जो सुपरनेचुरल पावर का वर्ड है वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं हमारी इमेजिनेशन का एक फिगमेंट है। वी ऑल हैव अ हिडन फियर विद इन अस बट वी डोंट एक्सेप्ट इट। हम सबके मन में एक डर होता है लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और एक बार वंस वी अलाउ आवर फियर्स टू ओवरपावर अस, अगर एक बार हम अपने डर को अपने माइंड पे काबू करने देते हैं, आवर फियर टेक शेप इन द फॉर्म ऑफ गोस्ट एंड स्पिरिट, तो हमारा डर गोस्ट और स्पिरिट का फॉर्म लेता है और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में वी शुड एक्ट लॉजिकली एंड शुडंट अलाउ आवर फियर्स टू कंट्रोल आवर माइंड एंड लाइफ। ऐसे सिचुएशन में हमें लॉजिकली सोचना चाहिए और हमें हमारे डर को हमारे माइंड और हमारी लाइफ में काबू करने नहीं देना चाहिए। जैसे कि स्टोरी में महेंद्र ने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि उसके डर ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को काबू में कर लिया था। इफ़ ही हैड ट्राइड टू नो द रियलिटी बिहाइंड द घोस्टली एक्सपीरियंस, अगर वो अपने घोस्टली एक्सपीरियंस के पीछे वजह जानने की कोशिश करता, परहैप्स द एंड ऑफ द स्टोरी वुड बी टोटली डिफरेंट। शायद इस स्टोरी का जो एंड है कि महेंद्र ने रिज़ाइन कर दिया, शायद वो कुछ और होता। शायद वो जानता, उसे पता चलता कि ऐसा कुछ नहीं था, एक्चुअली उसके मन का ये वहम था। तो इसी मैसेज के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ये लेक्चर देखने के लिए थैंक्स। अगर कोई सजेशन देना हो या आपको कोई पार्ट इसका अच्छा लगा हो, कुछ कमी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू ऑल।